हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक वैसे देखा है तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे मामले भी आ सकते हैं। और टॉपिक ये है कि सीएम जगन जो हैं, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में, इन्होंने जो सेकेंड इन कमांड इस समय हमारे देश के जो जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके बाद सीनियरिटी में सेकंड नंबर पे आते हैं। तो आने वाले कल में ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर सीएम जगन ने इनके ऊपर चार्ज लगाए हैं करप्शन के, और भी बहुत सारे चार्ज लगाए हैं। इनके जो पुराने नायडू साहब हैं जो सीएम थे, उनको बचाने के भी आरोप लगाए हैं। तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या चार्ज लगाए हैं और कंटेम्प्ट के जो केसेस हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। यहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग ऑल्सो। वेल, ये देखा है तो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो हैं जगन मोहन रेड्डी प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने जुडिशरी पे एक बहुत ही ऐसे चार्ज लगाए हैं जो ऐसे एलिगेशंस यूजुअली लगाए नहीं जाते थे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिशियल तरीके से किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर ने देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना के ऊपर ये चार्ज लगाए गए हैं। हालांकि देखा जाए तो जगन मोहन रेड्डी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो हमारे जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाले हैं। तो देखा है तो ऐसे एलिगेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं। इसके पहले ये चीफ जस्टिस ऑफ आंध्रा हाई कोर्ट भी रह चुके हैं, वहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने काम किया है। हालांकि इन्होंने जो चार्जेस लगाए हैं वो ना सिर्फ इनके ऊपर बल्कि आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी एलिगेशंस जगन मोहन रेड्डी साहब ने लगाए हुए हैं। अब देखा जाए तो ये एलिगेशंस किस तरह के हैं। एलिगेशंस में पहली बात तो ये है कि करप्शन के चार्ज लगाए गए हैं कि जो उनके अपोजिशन पार्टी के जो चीफ हैं नायडू साहब हैं, उनको बचाने के चार्ज लगाए गए हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर इन्होंने एक प्रॉपरली एक लेटर लिखा है हमारे प्रेजेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं मिस्टर शरद अरविंद बोबडे, जो हमारे देश में इस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनके ऊपर ये उनके लिए एक लेटर लिखा है। उस लेटर में ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इन्होंने पॉलिटिकल बायास किया है, मतलब एक पक्षपात करने की कोशिश किया है, और ये भी हायर जुडिशरी पे, और इवनली करप्शन के चार्ज भी लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो एन चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, ये पहले सीएम थे आंध्र प्रदेश के। अब इनके ऊपर इन्होंने बहुत सारे करप्शन के चार्ज लगाए हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी इंक्वायरी वहाँ पे इनिशिएट की थी। चूँकि 2014 से लेकर 2019 तक एन चंद्रबाबू नायडू साहब जो थे वहाँ के सीएम थे। तो उस दौरान इन्होंने काफ़ी इनका कहना ये है कि उस दौरान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया। तो उस करप्शन के मैंने कई सारे चार्ज इनिशिएट किए, लेकिन वहाँ के जस्टिस जो आंध्र प्रदेश के जस्टिस हैं वो इसको प्रॉपरली स्मूथली रन नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल इन माई करप्ट जो चार्ज लगे हैं, उसके जो एलिगेशंस हैं, जो उसकी इंक्वायरी जो हो रही है एन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर जो चार्ज लगे हैं, उसकी इंक्वायरी में कहीं ना कहीं जजेस जो हैं वो बाधा क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इनका बेसिकली एलिगेशंस हैं। तो एलिगेशन ना सिर्फ इन्होंने जस्टिस एन.वी. रमन्ना के ऊपर लगाया है जो कि इस समय सुप्रीम कोर्ट जज हैं, बल्कि आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, इन्होंने चार्जेस इनके ऊपर भी लगाया है कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। अब देखिए, यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि अपोजिशन का भी अपना कहना है रेड्डी साहब के बारे में। अपोजिशन का कहना ये कि रेड्डी साहब के ऊपर 2012 में चार्ज फाइल किए गए थे, जहां पर उनके ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का वेल्थ का मिसयूज करने का चार्ज लगाया गया था। जब उनके पिताजी जो वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उस समय इन्होंने जगन रेड्डी साहब ने इन्होंने मिसयूज किया था तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग का। हालांकि इसका कुछ इतना अभी बेसिस मिला नहीं। हालांकि रेड्डी वाज अरेस्टेड इन मई 2012 एंड रिलीज ऑन बेल 16 मंथ लेटर, 16 महीने बाद इनको रिलीज कर दिया गया। और जगन ने उसके बाद कई सारे इलेक्शन लड़े 2014 में और 2019 में, जब वो आउट ऑफ बेल थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे चार्ज उनके ऊपर भी लगे हुए हैं, रेड्डी साहब के ऊपर। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बेसिकली क्या है। हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जो भी चार्ज लगते हैं उसकी इंक्वायरी करने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि 8-8 10 साल 15-15 साल लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिजॉल्व करने की जरूरत है। मई 2012 का मामला है, वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। दूसरी बात ये मामले होती है कि आखिर कंटेम्प्ट का मामला या क्या यहाँ पे लग सकता है। अब देखिए, कंटेम्प्ट का मामला देखा जाए तो लग सकता है
बट ये आने वाला वक्त बताएगा कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कंटेम्प्ट की इंक्वायरी स्टार्ट करती है कि नहीं करती। लेकिन कंटेम्प्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट देखा है तो यहां पर होता है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट। विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट का मतलब यह है कि मान लीजिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, कोई जजमेंट दे दिया, लेकिन आप जानबूझकर उस जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो सिविल कंटेम्प्ट का जो सिविल कंटेम्प्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं लिटरली एक उसके अंदर चीटिंग की मेंटलिटी होती है। तो सिविल कंटेम्प्ट वाला जो इंसान है वो वाकई काफी बदमाश होता है, तो उसके ऊपर तो तगड़ी पेनाल्टी लगना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो चापलूस है। दूसरा, क्रिमिनल की बात करें तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, रिटन स्पोकन वर्ड्स हैं, जो स्कैंडलाइज करते हो कोर्ट को या कोर्ट के अथॉरिटी को लोअर करते हो, इस तरह के मामले होते हो। अब देखिए यहां पर मामला ये होता है कि क्या कोर्ट की अथॉरिटी को सिर्फ लोअर कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल जज की अथॉरिटी को लोअर कर रहे हैं। यदि इंडिविजुअल जज की अथॉरिटी को यदि लोअर करने का मामला यदि कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करने के मामले से कनेक्ट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जगन के ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज लग सकता है। हालांकि कई सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, कई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि कई सारे जो कानून को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट को थोड़ा सा बोला कि दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर विश्वास में कमी जता रहा है। वो बोल रहा है कि आपके जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट को कई जगह बोला गया है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट को अब कंटेम्प्ट की परिभाषा में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल यदि आपके ऊपर चार्ज लगते हैं तो आपको प्रूफ करने की जरूरत है कि आपने गलत नहीं किया है। तो यहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाने वाले के माइंड में ऐसा देखा है तो वो पब्लिकली स्पोक करता है, पब्लिकली बोल रहा है कि हाँ आई डोंट ट्रस्ट यू। लेकिन सिविल कंटेम्प्ट वाला देखा जाए तो यहां पे ज्यादा बदमाश है। लेकिन हमारे देश में क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट को ज्यादा पनिशमेंट दिया जाता है, सिविल कंटेम्प्ट को एज सच उतना पनिशमेंट नहीं दिया जाता। बट देखा है तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट को देखा है तो उसको देखना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए आखिर व्हाई दे आर पुटिंग द चार्ज ऑन अस। नाउ आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 के तहत यहां पे देखा जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी इंसान को पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट के मामले में। कंटेम्प्ट मतलब निरादर के मामले में सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 भी डिफाइन करता है इसके बारे में, तो ये भी आप याद रखेंगे। नाउ हाई कोर्ट को एम्पावर करता है सेक्शन, ये जो सेक्शन है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को यदि कोई बेसिकली इंसल्ट करता है समथिंग लाइक दैट, तो वहां पर वो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। अब कंटेम्प्ट का जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल ऑन कंटेम्प्ट इज दैट वन कैन क्रिटिसाइज जजमेंट बट यू कैन नॉट एट्रीब्यूट मोटिव्स टू द जज। अब जज का जो मोटिव है वो गलत है, ये आप नहीं कह सकते। ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्प्ट है, मतलब जजमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन जज का जो मोटिव है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं यहां पे देखा जाए तो कंटेम्प्ट का मामला ही लगता नजर आ रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल जज के जो मोटिव को क्रिटिसाइज किया गया है। अब देखिए जज के मोटिव को यदि क्रिटिसाइज किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा कंटेम्प्ट का मामला लगेगा। लेकिन ये भी चीज समझने वाली बात यह है कि रेड्डी साहब ने जो चार्ज लगाए हैं उस चार्जेस में कितनी सच्चाई है। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? कंटेम्प्ट यदि आप करते पाते हैं तो पनिशमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैव द पावर्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का पावर है। और पावर क्या है? पनिशमेंट कितना होता है? इधर भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 मंथ, या तो 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो, या तो फाइन हो 2000 रुपए की, या दोनों हो। तो एज सच कंटेम्प्ट का इतना पनिशमेंट है नहीं, 6 महीने का और 2000 रुपए का, तो एज सच इतना बड़ा कंटेम्प्ट का पनिशमेंट है नहीं। बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो चार्जेस हैं, एलिगेशंस हैं, ये बहुत ही गहरे एलिगेशंस हैं। और यदि ये एलिगेशंस की स्टडी होती है और कुछ पाया जाता है तो डेफिनेटली जुडिशरी के लिए बहुत ही डार्क स्पॉट होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा कुछ ना हो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 1991 में देखा है सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट इट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट आल्सो ऑफ हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग इन द एंटायर कंट्री। इसके लिए भी कंटेम्प्ट दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी दिया गया 1991 में। और देखा है तो हाई कोर्ट हैव गिवन स्पेशल पावर्स टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सेक्शन 10 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब देखा जाए तो ऑलरेडी कंटेम्प्ट हैज प्रैक्टिकली बीन ऑब्सोल्यूट इन फॉरेन कंट्रीज। यहां पे कई जगह कंटेम्प्ट का जो सिस्टम है ये ऑलरेडी हटा दिया गया है कई सारी कंट्रीज में। अमेरिकन कोर्ट्स में देखा है तो नो लॉन्गर यूज द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट एंड रिस्पॉन्ड टू कमेंट ऑन जजेस ऑफ लीगल मैटर्स। यदि जजेस पे आप कमेंट करते हैं तो वहां पर कंटेम्प्ट अब नहीं होता अमेरिकन कोर्ट्स में।
लेकिन इंडिया में जो है ये चीज़ क्रिटिसाइज की जाती है। तो इंडिया में जो है कंटेम्प्ट जो है काफ़ी बड़ा वेपन बन चुका है ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन मार्क है, कंटेम्प्ट लगेगा या नहीं लगेगा। कंटेम्प्ट की जो मैकेनिज्म है उसे जुडिशरी को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जब अमेरिकन डेमोक्रेसीज को हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को ही फॉलो करना चाहिए। यदि आप हेल्दी डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ को ही फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे जहन में यह है कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब गवर्नमेंट लेके आई, पार्लियामेंट जब लेके आई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो कमाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से नकार दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय कॉलेजियम सिस्टम है, और कॉलेजियम सिस्टम में देखा जाए तो केवल 4 जज हैं, सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि बेसिकली किसको जज बनाना है। अब ये क्वेश्चनेबल इसलिए बन जाता है कि आप खुद सोचिए कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या हाई कोर्ट के ऊपर अक्सर ये चार्ज लगते हैं कि जो कुछ गिने चुने जो फैमिली मेंबर्स हैं, गिनी चुनी जो फैमिलीज हैं, उन्हीं से जजेस लगातार अपॉइंट होते रहे हैं। अब हो सकता है उनके अंदर काबिलियत हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें एक अपने आप में क्वेश्चनेबल है। कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में क्वेश्चनेबल है। यदि क्वेश्चनेबल नहीं होता तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसी चीज़ें नहीं आती हमारे देश में। लेकिन कमाल की बात है सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया, और जो साइड रीजन किया वो आर्टिकल 50 को साइड किया। यहाँ पे आर्टिकल 50 जहाँ पे लिखा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो हालांकि देखा है तो ये भी पॉइंट है, बट कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उसको वापस से रिचेक करने की जरूरत है। और हमारे यहाँ जो कंटेम्प्ट का जो सिस्टम है उसको भी वापस से रिचेक करने की जरूरत है। क्योंकि जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया से छोटी है, बट फिर भी उसका काफ़ी नाम चलता है, दैट इज़ अमेरिका। वहाँ पर कंटेम्प्ट की जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं अब हटा दिए गए हैं। तो इंडिया को भी दोबारा सोचना चाहिए। दिस व्हाट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। एनीवे, आपके ओपिनियन क्या है इसके बारे में? कंटेम्प्ट के मामले में क्या ओपिनियन है, जुडिशरी के मामले में क्या ओपिनियन है, नीचे आप जरूर कमेंट करें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू सो मच।